अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जैसे कि हमने बात की थी वुमेन्स राइटिंग को स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके अंदर हमने पहली राइटर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का वर्क अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन उसको कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी सेकंड राइटर के बारे में, जो है सिमन दी बुवॉर, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये एक फ्रेंच नेम है, तो इस हिसाब से उसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो बनती है सिमन दी बुवॉर, ठीक है। 1908 में ये पैदा हुई है और 1986 में पेरिस में इनकी डेथ हो। शी इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंच फिलोसोफर, फेमिनिस्ट, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल थेरिस्ट, एग्जिस्टेंशलिस्ट ऑफ द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये लीडिंग फिगर या बेसिक फिगर ऑफ मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट की मानी जाती हैं। ये एक फ़िलोसफ़र थी, जैसे कि इन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म जैसी फ़िलोसफ़ी में योपो सार्टर के साथ मिलकर बात की। फेमिनिस्ट थी, जैसा कि इन्होंने बात की है फीमेल राइट्स के बारे में। इसके अलावा ये एक सोशल थेरिस्ट भी थी। इनका जो सोशल बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड तो स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती हैं ये। लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम देखते हैं, तो अगर हम इसका टाइम स्पैन देखें ना 1908 तो 1986 तक, तो इन्होंने फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड वार दोनों के फेस किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इनके जो वैल्यूज़ थे, इनके बिलीफ थे और रिलीजन वो लॉस हो चुके थे एंड शी बिकम्स एथिस्ट। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जॉन पॉल सार्टर के साथ इनका बहुत डीप रिलेशन रह चुका है फॉर एटलीस्ट 51 ईयर, यानी अपनी डेथ तक इन्होंने वो आपस में साथ साथ रहे थे। इनका एक अच्छा रिलेशन रहा है आपस में। इट हैज़ ऑल्सो बिन सैड कि वो ना थे गर्ल बॉयफ्रेंड थे इनके। एनी हाउ हम देखते हैं कि इनके साथ इनका एक अच्छा रिलेशन रहा है और फिर इन्होंने कभी इसके साथ मैरिज नहीं की थी, यानी 51 ईयर्स तक टिल हर डेथ उनका रिलेशन उनके साथ रहा, लेकिन इन्होंने ना मैरिज नहीं की थी। एक बार तो जो योंपो सार्टर ने इनसे पूछा कि मैरिज के बारे में, तो उन्होंने कहा, सिमन दी बुआ ने कहा कि मैरिज वॉज इम्पॉसिबल, आई हैड नो डोरी। इसके अलावा जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का एक लवर भी था अंडर द नेम ऑफ नेल्सन, जो एक अमेरिकन था। इन्हें कुछ अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, जैसे कि 1954 में प्रिक्स गोनकोर्ड अवार्ड और 1978 में ऑस्ट्रियन स्टेट प्राइज़ फॉर यूरोपियन लिटरेचर। ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो थी, इन्होंने जोंपो सार्टर में जब एजुकेशन यानी ड्यूरिंग हर एजुकेशन वो उनसे मिली थी, एक अच्छा रिलेशन था उनके साथ। इनके एग्जिस्टेंशलिस्ट आइडियाज़ को भी इन्होंने पढ़ा, उनके साथ इन्होंने एग्जिस्टेंशलिस्ट स्टडीज़ की, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए ना। तो इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जो जोंपो सार्टर का वर्क नो एग्जिट और इनका जो फर्स्ट वर्क था, दोनों के अंदर जो एग्जिस्टेंशलिस्ट आइडियाज़ थे वो सेम थे, यानी ये दोनों जो थे वो एक दूसरे से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, ठीक है। इनके जो आइडियाज़ है वो भी तकरीबन सेम देखने को मिलते हैं। योपो सार्टर ने अपने वक्त नो एग्जिट और इन्होंने अपना वेरी फर्स्ट वर्क के अंदर सेम आइडियाज़ को प्रमोट किया, यानी एग्जिस्टेंशलिज्म को। सेम तीन ही करेक्टर्स हैं दोनों प्लेस के अंदर, और इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंस्पायर्ड थे। लिटरेरी करियर की बात करें तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स में आता है द सेकंड सेक्स, जो 1949 में लिखा गया, और द मैंडेरिन, ठीक है। ये दो वर्क इनके एवरग्रीन वर्क है। द सेकंड सेक्स को हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे भी। सेकंड सेक्स को बेसिकली फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर इसको पब्लिश, यानी इसके 2 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले का नाम है फैक्ट्स एंड मिथ और दूसरे का नाम है लिव्ड एक्सपीरियंस। फिर 1943 में इन्होंने वर्क लिखा शी केम टू स्टे। फिर 1946 में ऑल मैन आर मोर्टल। तो इसके अलावा भी हमें इसके कुछ वर्क्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखे वो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है। इनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो इन्होंने पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अपनी राइटिंग में शो किया है। फेमिनिज्म जैसे थीम्स या फेमिनिज्म में जो वुमेन के राइट्स हो गए, ठीक है ना, उनकी इक्वल राइट्स के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, तो इन सारी चीज़ों की बात करती हैं। जैसे कि द सेकंड सेक्स में इन्होंने की है, वो एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करती हैं अपने वर्क्स में, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करती हैं। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव हमें देखने को मिलती है इनके वर्क्स में। ये बेसिकली ज़्यादातर ना फ्रेंच, जैसे कि मैंने आपको बताया वो पेरिस में पैदा हुई थी, तो पेरिस जो फ्रांस का कैपिटल है, तो फ्रेंच लैंग्वेजेस में इन्होंने ज़्यादातर अपने वर्क्स को, अपनी जो लैंग्वेज है उससे ज़्यादातर जो कन्वे किया है अपनी राइटिंग्स को, वो फ्रेंच लैंग्वेज में किया है। इन्होंने इंग्लिश वर्क्स भी लिखे, लेकिन ज़्यादातर जो इन्होंने अपनी जो वर्क्स प्रोड्यूस किए वो फ्रेंच लैंग्वेज में किए हैं। ये लव और अफेक्शन जैसे थीम्स अपने वर्क्स में हाईलाइट करती हैं। और अगर हम इसकी बात करें एग्जिस्टेंशलिज्म की, तो एक तो वो एग्जिस्टेंशलिज्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जॉन पॉल सार्टर के साथ इन्होंने मिलकर काम किया, तो वो जॉन पॉल सार्टर की जो एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफी थी, ठीक है, उसके अंदर भी इन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। ये जॉन पॉल सार्टर के जो एग्जिस्टेंशलिस्ट आइडियाज़ हैं, यानी मैन इज़ फ्री, यानी फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम से बहुत ज़्यादा एग्री करती थी, और ये कहती थी कि विदाउट मैन एग्जिस्ट विदाउट अ गॉड, क्योंकि ये खुद भी एथिस्ट थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जॉन पॉल सार्टर भी एथिस्ट थे। तो इन्होंने बेसिकली
आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई किया। इन्होंने ह्यूमन फ्रीडम की भी ये बात करती थी, इंडिविजुअल फ्रीडम की ये बात करती थी, और इंसान की पर्पस को और मीनिंग ऑफ द लाइफ एंड द पर्पस ऑफ द लाइफ को फाइंड आउट करने की लाइक जॉन पॉल सार्टर वो ये बात करती हैं, ठीक है ना। इस तरह इनकी जो आइडियाज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया जॉन पॉल सार्टर की तरह, तो ये सारी एग्जिस्टेंशियलिस्ट आइडियाज़ इनके भी वही हैं जो जॉन पॉल सार्टर के थे। कुछ कोटेशंस को देख लें जो बेसिकली ये कहती है। पहली कोटेशन मैंने फेमिनिस्ट बेस लिखी है, जैसे वो कहती हैं, मैन इज डिफाइंड एज अ ह्यूमन बीइंग and a woman as a female. Whenever she behaves as a human being, she is said to imitate the male. तो ये कहा गया है कि एक फीमेल का रोल किस तरह है कि एक टिपिकल जो प्रेजुडिस स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी को वो हाईलाइट करती है यहाँ पे, कि किस तरह अगर दोनों सेम ह्यूमन बींग है लेकिन अगर फीमेल इस तरह काम करें जैसे ह्यूमन बींग करते हैं तो इसे ये कहा जाता है कि मैन को इसने कॉपी किया है। हालांकि फीमेल की अपनी भी तो कुछ आइडेंटिटी है, वो खुद भी कुछ ना कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ पे उसे निगेट किया जाता है। तो इसके बारे में ये कोट है। देन शी सेज a man attaches himself to woman not to enjoy her but to enjoy himself। यानी वुमेन के साथ वो अपने आप को इसलिए अटैच करते हैं ताकि वो अपने आप को सेक्सुअली तौर पे फैसिलिटेट कर सके, ना कि वुमन को, ठीक है ना। देन जैसे कि मैंने आपसे बात की, वो बात करती हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट आइडियाज़ की, जिसमें वो चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करती हैं। दैट मैन इज़ व्हाट ही विल्स हिमसेल्फ टू बी। तो इसके बारे में वो कहती हैं, ईच ऑफ अस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड टू एवरी ह्यूमन बींग, कि हर इंसान जो वो चूज़ करता है वो उसके बारे में रिस्पॉन्सिबल खुद है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वन इज़ बर्न नॉट बर्न बट रादर बिकम अ वुमन बिकम्स अ वुमन। तो ये जो कोटेशन है ये इनकी बहुत बेस्ट कोटेशन है फेमिनिज्म के बारे में, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर सिमन द बुवास बायोग्राफी, उसके राइटिंग स्टाइल, उसके कोटेशंस को। ये जो कोटेशंस हैं बेसिकली ये सिमन द बुवा की ही हैं जो इन्होंने खुद कही हुई है। तो इसको अगर आप इसको क्वेश्चंस में लिखना चाहते हैं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू स्टार्ट द सेकंड सेक्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। इंशाल्लाह उससे जैसे हमने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन को स्टार्ट किया था, उसको कवर किया था 2 to 3 वीडियोस में। इंशाल्लाह इसे भी हम इसी तरह कवर करेंगे, विद कोटेशन करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Remember me and the people of Palestine in your prayers. Allah Hafiz.